नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सियासत को लेकर ही, क्योंकि सियासत की सरगर्मियां काफी तरीके से बढ़ती जा रही है। डीडीसी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने के लिए जनता के बीच में पहुंचती जा रही है। और उससे भी अहम बात यहां पर यह है कि देखना यह है कि जब रिजल्ट सामने आते हैं तो जनता किसे चुनकर सामने लाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन किस पर जनता अपना विचार रखेगी, किस पर अपना पूरी तरह से जो एक विश्वास है वो झोंकेगी, वो देखने वाली बात होगी। सबसे पहले लिए आप चलते हैं आपको कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि ग्राउंड पर इस वक्त तक क्या कुछ पूरी सियासत चल रही है, किस तरह से पूरी सियासत की सरगर्मियां हैं। कश्मीर में घमासान तो है ही, चुनावी घमासान, उसके साथ साथ ऊपर वाले का घमासान। और नॉर्थ कश्मीर में, जिसे शुमाली कश्मीर भी कहें, तो यहां पे बड़ी तादाद में जहां इलेक्शन गहमा गहमी देखी जा रही है, उसके साथ साथ बड़ी तादाद में ऊपर वाला भी रहम किए हुए है और अच्छी खासी बर्फबारी भी हो रही है। और लगातार 48 घंटों से नॉर्थ कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से जमीनी राब्ते तो मुनक़ता हुए हैं, लेकिन क्रॉस कनेक्शन जो चल रहा है वो इलेक्शन का चल रहा है और हर तरफ टेलीफोन घुमाते हुए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ कश्मीर में पढ़े लिखे लोग भी इस डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सर चढ़ कर बोल रहे हैं। और नॉर्थ कश्मीर के चाहे कुपवाड़ा हो, लोलाब हो, कलारूस हो या दूसरे इलाके हों, तंगदार हो, इन सभी इलाकों में अच्छी खासी तादाद में पढ़े लिखे नौजवानों की भी इलेक्शन रन में आने के लिए पर तोल रहे हैं। कहीं फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहीं कंपेनिंग की जा रही है। और ज्यादा तादाद में ये जो कंपेनिंग है घरों तक यानी मोहल्लों तक ही महदूद है। और बड़ी रेलेज न होने के बावजूद भी एक अच्छी खासी तादाद में नौजवानों से लेकर बड़े बुजुर्ग इलेक्शन कंपेन करते हुए घर घर वोटरों को लुभाने की कोशिश करें। मंशूर कहा जाए, जिसे हम कहें कि मंशूर में वो कोई बात साफ नजर नहीं आ रही है कि लोग उनको लुभा सकें। लेकिन एक बात जरूर है, नॉर्थ कश्मीर से लेकर दूसरे इलाकों में सिर्फ बात यही की जाती है कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की जो नेशनल रिलेशंस है, उन रिलेशंस में जो दरार आई है उसमें क्या किया जा सकता है। यूं कह सकते हैं हम कि डेवलपमेंट एक साइड रखी गई है, यहां पे पॉलिटिक्स जो रिवायती पॉलिटिक्स होती थी वो दूसरे साइड रखी गई है। लेकिन बात सिर्फ की जाती है बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुप्कार अलायंस, करगिल, बाकी चीजें। ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्थ कश्मीर में इस घमासान में ओवरऑल सिचुएशन यही है कि मैदान लंबा है और इस लंबे मैदान को मारने के लिए लंबी या यूं कहें बड़ी तादाद में लोग तो आए हैं, लेकिन अब कौन ये मैदान मार पाएगा? मंशूर नहीं, कोई मंसूबा नहीं, लेकिन उस सारे के बीच में कहीं वोटर को लुभाने के लिए अपने इलाकाई जो सिचुएशन है वो बताई जाती है, इलाकाई लेवल पे वोट लिए जाते हैं, कहीं गुप्कार अलायंस की बात की जाती है, कहीं दिल्ली की बात की जाती है। और इन सभी के बीच में अब देखना यह है कि कौन ये मैदान मार पाएगा। सनम एजाज, कुपवाड़ा, कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं कि कश्मीर के अंदर सियासत जो है वो चरम पर चल रही है, लेकिन उसके साथ ही कैंपेन का दौर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि युवा अपने घरों से बाहर निकलकर पहुंच रहे हैं और बहुत ही कोशिश भी की जा रही है। जो सियासतदान यहां पर कश्मीर के अंदर पहुंच रहे हैं वो ज्यादातर चाहते हैं कि कश्मीर का जो युवा है वो बढ़ चढ़कर डीडीसी चुनावों में भाग ले, और फिर जब भी पार्टी कोई जीत कर सामने आती है तो जाहिर तौर पर युवाओं के मुद्दों को आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी का नुमाइंदा जीतकर सामने आता है। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो हैं उनकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ डीडीसी चुनाव है और दूसरी तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन का भी दौर जो है वो शुरू कर दिया गया है। जाहिर तौर पर पहले रिपोर्ट देखिए कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए बाई इलेक्शंस के लिए तैयारियां जोरों पर है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद जो है वो इन सेंटर्स, पोलिंग सेंटर्स का दौरा कर चुकी है और ये आइंदा भी जारी रहेगा। 28 नवंबर को ज़िमनी चुनाव के लिए जिन नशस्तों के वोट डाले जाएंगे उसमें रावलपुरा, सलीना और सोवरा शामिल हैं, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी, कांग्रेस और बकिया पार्टियों के उम्मीदवार जो है चुनावी दंगल में नजर आ रहे हैं। हालांकि इन बाई
इलेक्शंस के लिए गुपकार अलायंस जो हैं उन्होंने अलग अलग, यानी PDP ने अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग और बाकी तंजीमों ने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे मुकाबले में और ज़्यादा दिलचस्पी आ सकती है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आज जिन अहम ख़बरों पर हमारी नज़र रही, अपनी पार्टी के सरबराह और सीनियर लीडरान ने आज ज़िला बारामूला का दौरा किया और चुनावी जनसभा सजाई और लोगों को यकीन दिलाया कि गुमराहकुन सियासत को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ BJP के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर का भी दौरा संभल, जिसमें ज़फ़रुल इस्लाम वगैरह शामिल हैं। BJP के कई सीनियर लीडर जिनमें मोहम्मद इकबाल जान वगैरह शामिल हैं, उन्होंने भी इस चुनावी मुहिम में लोगों से वोट मांगने का सिलसिला शुरू किया। अब देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में ख़ासकर बाई इलेक्शन के दौरान जब आप श्रीनगर की बात करते हैं तो सलमान अली सागर जो हैं वो मैदान में आए हैं। हालांकि उन्होंने पहले बाई इलेक्शन से पहले वो सिटी के मेयर रह चुके हैं और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इंतखाबात या चुनाव हुए थे उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब वो बाई इलेक्शन की नशस्तों पर न सिर्फ सोवरा बल्कि सोलना से भी खड़े हुए हैं। हालांकि जुनैद अजीम मत्तू जो कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अब मेयर चुनाव के लिए 25 नवंबर को जाएंगे, जिसमें शेख इमरान और साथ ही साथ एजाज अहमद जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, मुकाबला हो सकता है और सिटी को अगला मेयर मिल सकता है। कुल मिलाकर इन ज़िमनी चुनावों में अब जो है गर्मी जो है आगे बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर बढ़ रही है और देखने वाली बात होगी कि इन बाई इलेक्शंस में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP अपना उम्मीदवार जो है उन्होंने अब की बार उठाया हुआ है, कितनी पब्लिक रसाई हासिल कर पाएगा। अपनी पार्टी के लिए भी ये चुनाव जो है इंतहाई अहम है कि सियासी डेब्यू करने के बाद पहली बार वो आवाम के सामने वोट मांगने के लिए जाएंगे और PDP का भी, जिनकी सियासत काफ़ी सख्त रुख इख्तियार कर चुकी है, उनके उम्मीदवार भी मैदान में हैं। देखने वाली बात होगी कि श्रीनगर में इन उम्मीदवारों में से कौन सा अब उम्मीदवार जो है मैदान मारेगा। इमरान तारिक के साथ से तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर कश्मीर। तो आपने देखा कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होंगे, मतदान यहां पर डाले जाएंगे और अलग अलग जहां पर जगहों पर ये चुनाव होंगे वहां पर किस तरह से तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही हैं और ज्यादातर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर हर एक पार्टी अपने मुद्दे बुनाए हुए है और अपने घोषणा पत्रों में लगातार लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। वादी कश्मीर में मौसीकी और साथ ही साथ साज और आवाज का एक अलग सा रुख दिखाई देता है और कई सालों से वादी कश्मीर में रोफ डांस, छकरी और साथ ही साथ कई ऐसे गीत गाए गए हैं जो आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। फोक थिएटर हो या साथ ही साथ ड्रामा फेस्टिवल, इसकी भी एक खूबसूरत मिसाल है। मगर आजकल की हालत इस इंडस्ट्री की काफी ज्यादा खस्त हो चुकी है। एक जानिब अगर बात करें रियासती कल्चर एकेडमी या साथ ही साथ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स हैं जो मौसीकी के साथ साथ फन का मुजाहरा करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक तक आर्टिस्ट को पहुंचाते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से एक तो हम कह सकते हैं 370 के मामलात और साथ ही साथ कोविड का कहर, इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा हैमर दिखाई दे रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बात करने के बाद आर्टिस्ट और फनकारों का यही कहना है कि आए रोज ये इंडस्ट्री अब इग्नोर हो रही है। नो डाउट कि प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट वर्क्स तो हो रहे हैं, मगर सरकारी इदारों का लाजमन जिस तरीके से काम बनता है उस तरीके से आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं किया जाता है। उनका यह भी मानना है कि एक साइड से शौक और दूसरे साइड से पापी पेट का सवाल है बाबा, यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं काम के साथ साथ पैसा कमाना भी जरूरी है, शोहरत के साथ साथ इज्जत और हौसला अफजाई बहुत जरूरी है, मगर उन इदारों का लाजमन काम बनता है ताकि आजकल की यंग जनरेशन को मौका मिले जो मुख्तलिफ ममालिक तक कश्मीर की आवाज और साज को पहुंचा सके। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK24 के साथ ही रुख करेंगे जिला बारामूला का और बारामूला में इस वक्त तक क्या पूरी सूरत हाल चल रहे हैं। एक तरफ DDC चुनाव है लेकिन दूसरी तरफ लोगों की ग्रीवेंसीज को सुनना और उजागर करना बहुत जरूरी है। इरशाद भट्ट क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो DDC के जो रह गए, हालांकि इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग हैं। हालांकि आज यहाँ पे जो है अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ बुखारी साहब, इनको आज बारामूला में आना है और लोगों के साथ ये मिलेंगे। अगरचे हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त यहाँ पे कई मुकामी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है JK और गुलिस्तान न्यूज़ में। क्या मुद्दा लेकर आप यहाँ पे आए? सर, मुद्दा ये है कि आज तक जो भी सियासी पार्टियां, मतलब कोई भी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, कोई भी सियासी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सियासत चमकाने के लिए नौजवानों को किसी ने कोई मौका नहीं दिया।
हम शुक्रगुजार हैं अपनी पार्टी के जो सदर हैं जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ साहब बुखारी साहब, जिन्होंने हमारे उड़ी में एक नौजवान, 2 नौजवान चुन के दिए। देखो उसके बाद आप देखो सियासत में ये चीज़ होती है कि उन्होंने हमें 2 नौजवान चुन कर दिया। हाँ भाई, आप इनको अपने अपने इलाके के लोगों को उठाओ, इनको जिताओ और मेरे पास भेजो, काम इनके होंगे नौजवानों के। और डीडीसी का मकसद आप समझते होंगे सर के डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन जो बनाने हैं हमने, एक ही मंशूरा है कि जो पिछले 25 सालों से लोग सफ़र कर रहे हैं, इसका एक ही मंशूरा है कि लोग अब थक चुके हैं पॉलिटिक्स से देख देख के, इलेक्शन करते वो डालते डालते। इसका एक ही मतलब है अपनी पार्टी का कि लोगों का डेवलपमेंट, लोगों की जो बेरोजगारी है उसे दूर करना है। 30 सालों से यहाँ कश्मीरी सफ़र कर रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से, बेरोजगारी के लिहाज से। अल्ताफ साहब का एक ही मंशूरा है, अपनी पार्टी का एक ही मंशूरा है कि लोगों की डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। लोग हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये डीडीसी इंतखाबात आने वाले हैं, तो क्या आप लोग हिस्सा लेंगे डीडीसी? बिल्कुल, डेफिनेटली हम हिस्सा ले लेंगे इसमें, क्योंकि ये डेवलपमेंट के इलेक्शन है, ये कोई रायशुमारी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जिस तरह से बाकी लोग इसको पेश कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट का काम है, इसलिए इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज तक कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आज तक जो भी काम हुए हैं, जो भी वादे किए गए हैं, लोगों को वादे एक दिए गए हैं और जमीनी सतह पर दूसरे काम हो रहे थे। अगर हम अलायंस की बात करें या गुफ्कार डेलीगेशन की बात करें, वो ये कहते हैं दफ़ा 370 जो है बीजेपी ने हटाया। क्या लगता है दफ़ा 370 और 35 से वापस आएगा? ये तो सीधी सी बात है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अब अगर वापसी होगी तो वो वहाँ से होगी सुप्रीम कोर्ट से। अगर जो कुछ हमें लाना है वो तो वहाँ दिल्ली से ही लाना है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही लाना है। इंतखाबात आने वाले हैं, क्या आप लोग इसमें हिस्सा लेंगे? जी, ये लोगों की मतलब मर्जी है कौन कौन हिस्सा लेगा इसमें। मेरे ख्याल से लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा इंशाल्लाह ताला करेंगे कि जिसको अल्लाह का खौफ होगा तो वो लोगों की मतलब लोगों की दुख दर्द को समझ लेगा। जिन लोगों का जो जिन्होंने ये दिया है कि हम दफ़ा 370 35 एक को वापस लाएंगे, ये इन लोगों को, जिन लोगों ने कहा है, ये इन लोगों को पता होगा। का जो मंशूर है वो क्या है सर, उस हवाले से? देखिए, हमारा कोर एजेंडा है स्टेटहुड वापस लाना, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये हमारा कोर एजेंडा है। नौजवानों के लिए नौकरियों या रोज़गार की तलाश रखना, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को बिजी रखें ताकि वो अपने लिए कुछ रोज़गार कमा सकें। जो लैंडस्केप में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होगी ही होगी, जो जिसने चोरी की होगी उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। और सरकार को चाहिए आम लोगों को तंग न करे, बेगुनाह लोग जिन्होंने लीगली एक्वायर किया है उनको तंग न करे। अगर चोरी किसी ने की है उसको पकड़ ले। गुफ्कार डेलीगेशन के साथ साथ जो गुफ्कार के साथ साथ जो अलायंस है वो ये कहते हैं दफ़ा 370 और 35 को वापस लाएंगे सर। इंशाल्लाह अदालत आलिया से भी वही हमारी सबकी उम्मीद है। उसके साथ ही एक बार फिर से रुक करेंगे जिला डोडा का, और डोडा के अंदर जो अस्पताल है वहां पर किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं, क्योंकि एक शख्स की मौत होने की वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा गया है। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं वसीम, वो भी देखिए। इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी है उसको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, और काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द में ये सारे जमा हो चुके हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों ये यहाँ पे हैं। सर, आपका नाम? सईद काजिम। काजिम जी, कहाँ से आप आए हैं? हम बगला से आए हैं, जो 20 किलोमीटर डोडा से दूर है। क्या वजह अभी सारे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं? हम यहाँ अपने एक जीजू को, पेशेंट जो थे उनको लाए थे, 12 दिन पहले लाए थे, और आज इस वक्त उनकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, तो उसके लिए यहाँ पर। तो किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ? ट्रीटमेंट का आप ये समझ सकते हैं कि 12 दिन पहले उनको ठीक यहाँ लाया था, कल शाम तक वो ठीक थे, और इस वक्त डेड बॉडी ले रहे हैं। और 4 बजे वो सुबह आज क्रिटिकल थे, 8 बजे तक यहाँ डॉक्टर किसी ने उनको अटेंड नहीं किया, और इस वक्त डेड बॉडी है। ये ट्रीटमेंट यहाँ का है। देखिए, बहुत बड़ा नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नाम खाली रहा है, काम तो यहाँ कुछ नहीं है। हम यहाँ तो एक डिस्पेंसरी का काम भी नहीं हुआ, क्योंकि यही एक जो फील्ड स्टाफ होता है, डॉक्टर एनओ और नर्सेज, वो जो है गाँव में भी है और वही यहाँ पे भी पेशेंट को देखते हैं। कल शाम से हमारे पास डॉक्टर कोई नहीं है। अंदर किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? अंदर ये हाल है कि अगर पेशेंट क्रिटिकल है, वो घर जाने के लिए बोलता है मैं घर में मरूंगा, यहाँ के वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, वो हालत है यहाँ के अंदर की।
और डॉक्टर जो है, डॉक्टर कोई अटेंड करने नहीं आ रहा है पेशेंट को। ये समझ सकते हैं कि 4 बजे से पेशेंट क्रिटिकल था और 8 बजे उसकी डेथ हुई 4 घंटों में एक जीएमसी में, और स्पेशलिस्ट इमरजेंसी वार्ड में उसको कोई डॉक्टर अटेंड करने नहीं आता है। जीएमसी की जो हायर अथॉरिटीज़ है उनसे आपने बात की कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? जीएमसी हायर अथॉरिटीज से कई दिनों से जो पेशेंट है बात होती है, मगर हम हमेशा यही बात दी जाए, जैसे हमारा केस इस वक्त है कि डेड बॉडी अंदर पड़ी है इस वक्त, तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। एक बार हम यहाँ से डेड बॉडी लेके जाएंगे तो यहाँ फिर वही, यहाँ जो है डॉक्टर यहाँ पे कौन थे जिनकी ड्यूटी यहाँ पे थी? गोविंद जी कोई बोल रहे हैं, रोस्टर पे खाली नाम देखा है, शक्ल से हमने उनको नहीं देखा है, और उन्होंने कोई फ़ोन हमारा अटेंड किया और ना अभी तक वो आए हैं। सुबह 8 बजे डेथ हुई है, 4 बजे से उनको कांटेक्ट में लाने की कोशिश की हमने, खाली नहीं, जो स्टाफ यहाँ पर थे रोस्टर पे उनका नंबर दिया तो उनने भी कोशिश की तो उनने फ़ोन अटेंड नहीं किया। सईद मसूद हुसैन साहब, इनको 12 दिन पहले बिल्कुल ठीक हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में लाया, जिसका नाम सुना था दिल्ली तक है, मेडिकल कॉलेज डोडा है, लेकिन ये खाली नाम का रहा है, काम का डिस्पेंसरी का काम भी नहीं करता है। प्राइवेट सी में डॉक्टर जाता है, कोविड वाले का भी इलाज करता है, लोकल लोग का इलाज करता है, किसी का भी, यहाँ 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं उनका काम करते हैं। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में गरीब बच्चा आता है, गरीब लोग आते हैं अपने बच्चे को लेके, उनकी देखभाल कोई नहीं करता है। सुप्रिंटेंडेंट को फोन करो, डीसी को फोन करो, कोई अटेंड नहीं करता है। ये हालत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है। डीसी साहब यहाँ कोई इंटरेस्ट लेते नहीं है, अगर उनको कोई फोन करेगा तो वो उसके लिए FIR काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये हालत है कि अगर ठीक बंदा आता है उसको कोविड बना के डेड बॉडी यहाँ से घर बेची जाती है। हमारा इलाका खाली हो गया है। पहले 10-12 दिन इनके हाफिज साहब इमाम थे, वो उनके कंधों पे बोझ आ गया था, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाअहल है, ठीक बंदे को लाके यहाँ से हम डेड बॉडी उठाने के लिए लोग आ गए हैं। इतने नाअहल है डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन। अगर फोन करेंगे, उनके 2 बच्चे साथ थे, क्या डीसी साहब वो कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट साहब की मुझे कॉल करते, क्या जब इमरजेंसी में बंदा मरने की सांसों पे होगा, क्या उसका जो वारिस होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करेगा या डॉक्टर को बुलाएगा? उसने खुद हर एक दरवाजे को उसके बेटे ने ठुकराया, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, न कोई उसको देखने आया, जब तक न तड़पते तड़पते सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी जान दे दी। ऑक्सीजन की वजह से कोई ऑक्सीजन उनको लगाने वाला नहीं था, वहाँ जो रूम था डॉक्टर था ही नहीं। सुनने में ये भी आता है जो गरीब लोग होते हैं उनको तो बाहर निकाल देते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी होती है इनको टॉर्चर किया जाता है, भाई दफा हो जाओ। इनके वॉशरूम आप अंदर जाके चेक करिए, जो बीमार होता है वो कहता है मैं घर में मर जाऊं लेकिन हॉस्पिटल में नहीं आऊंगा। ऑक्सीजन सिलेंडर बनहाल से लेके मड़वा तक लोग डोडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाम सुन के आते हैं, लेकिन यहाँ फैसिलिटी डिस्पेंसरी की भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह है यहाँ? कुछ भी नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं, ठीक बंदे को हॉस्पिटल लाओ और यहाँ से डेड बॉडी ले जाओ, ये कौन सा तरीका है? और भी कुछ लोग हैं सर, क्या नाम है? शौकत हुसैन सर, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन कुछ खाली होते हैं, कुछ भर के भी नहीं होते, पूरे होते ही नहीं, आधे आधे होते हैं, लेकिन उनके लगाने वाले कोई नहीं है। जैसे पेशेंट के साथ कोई बंदा हो वो करता है, जब अब कोई ट्रेंड हो तो करता है, जब कोई ट्रेंड ही नहीं हो वो कैसे चलाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर को? बाकी ये ताले लगा के होते हैं यहाँ पे, बोलते हैं अंदर नहीं जाना है किसी ने। अंदर तो स्टाफ होना चाहिए ना, डॉक्टर तो होते ही नहीं अंदर, सिर्फ पैरामेडिकल होते हैं। तो साफ तौर पे सुन रहे थे इनकी फैमिली जिनकी डेथ हुई है अभी कुछ देर पहले, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी यहाँ पे जो पेशेंट जो लाया गया था कोई भी डॉक्टर नहीं था अंदर, कुछ भी नहीं था, काफ़ी देर से डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे, सिर्फ रोस्टर पे उस डॉक्टर का नाम है मगर अभी तक वो यहाँ पे आया नहीं है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। चलिए अब आपको रुक करा देते हैं जिला सांबा का, और जिला सांबा के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियां भी देखी जा रही हैं, क्योंकि कल ही वहां पर सुरंग जो है वो भी देखी गई है। और जाहिर तौर पर कल की हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो देखिए आपकी सांबा के अंदर से किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होती है, और उसके बाद एक एक करके सुराग भी सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर ऋषि के पास चलेंगे, ऋषि से भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है जिला सांबा के अंदर। सांबा सेक्टर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चक फकीरा पोस्ट पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मार गिराया है, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है कि तारबंदी के पास बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने सस्पिशियस मूवमेंट देखी, और उस मूवमेंट के दौरान उन्होंने ये देखा कि 2 से 3 जो घुसपैठिए थे वो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, और बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 जो उनके घुसपैठिए थे पाकिस्तानी वो वापस
चले गए और एक घुसपैठिया वहीं पर ढेर कर दिया बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने। और अभी तक उस घुसपैठिए की जो डेड बॉडी है वो तारबंदी के पास पड़ी हुई है, उसे जल्द ही बीएसएफ रिकवर करके पोस्ट पर लाएगी और उस डेड बॉडी की शिनाख्त की जाएगी कि ये व्यक्ति, ये जो घुसपैठिया है, ये पाकिस्तान के किस इलाके का रहने वाला था, क्या इसकी मंशा थी। और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान कुछ दिनों से लगातार ये प्रयास कर रहा है कि भारतीय सीमा में इन्फिल्ट्रेशन की जाए और डीडीसी के जो चुनाव जम्मू कश्मीर यूटी में होने जा रहे हैं उनमें किसी तरह से खलल डाला जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नगरोटा बनटोल प्लाजा पर जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें चारों जो आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया, उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन सांबा सेक्टर से ही की थी और वो टनल के रास्ते वो भारतीय सीमा में घुसे, सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट रिगाल पर, और वहां से वो हाईवे तक पहुंचकर एक ट्रक में बैठकर वो आगे कश्मीर की तरफ जो वो रवाना हो रहे थे, लेकिन वक्त पर ही उनको ढेर कर दिया गया। और अगले दिन जो है वो चक फकीरा पोस्ट पर जो ड्रोन ड्रॉपिंग की अटैम्प्ट थी वो पाकिस्तान द्वारा की गई, लेकिन उस अटैम्प्ट को भी विफल कर दिया हमारे बीएसएफ के जवानों ने। और उन्होंने देखा कि कोई आसमान में कोई सस्पिशियस जो चीज़ कोई नज़र आ रही है, तो उन्होंने देखा कि एक ड्रोन जो था वो भारतीय सीमा में घुस गया था और उसे मारने का प्रयास किया बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने, लेकिन वो ड्रोन भी वापस चला गया। और आज इसी चक फकीरा पोस्ट पर ये पाकिस्तानी घुसपैठिया बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मार गिराया। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ये हर कोशिश कर रहा है कि भारतीय सीमा में किसी तरह से इन्फिल्ट्रेट किया जाए और यहां पर माहौल खराब किया जाए, लेकिन हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवान पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की इन काराना हरकतों को विफल कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर के बाद जो है वो बीएसएफ के आला अधिकारी यहाँ पर पोस्ट पर पहुँच चुके हैं और वो भी ब्रीफ करेंगे और पूरा वो अपडेट देंगे ये जो पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया है इसको लेकर। और लगातार बीएसएफ ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को वक्त वक्त पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जब भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की वो अटेम्प्ट करेगा। तो एक बार फिर से पाक की नापाक हरकत को पहले ही विफल कर दिया है हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने, जिसमें एक घुसपैठिया जो है वो मार गिराया है और दो जो घुसपैठिए थे वो पाकिस्तान टेरिटरी में वापस जाने में कामयाब हो गए। तो ये बड़ी खबर जो है ये सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चक फकीरा पोस्ट से सामने आ रही है और पाकिस्तान जो लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है कि भारतीय सीमा में घुसा जाए और यहाँ पर जो माहौल को खराब किया जाए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।